ये वॉर अभी एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है कि जो भी होगा अब सारे ऑप्शंस हाई रिस्क है, ईरान के लिए भी ऑफ कोर्स और यूएसए के लिए भी। 4 हफ्ते खत्म हो गए, जंग खत्म हुई नहीं, अब हम 5वें हफ्ते में हैं। अगर मैं संक्षेप में पूछूं, रिपोर्ट कार्ड कैसा है? सारी जो चीज़ें हैं जो ट्रंप ने अगर वो कहेंगे अचीव की है, ये सब चीज़ें वापस बनाई जा सकती है अगर रजीम चाहे तो। देखिए एट द एंड इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल विल। इस वॉर में यूएई हैज फेस्ड 3 times मोर अटैक्स देन इजराइल। आप ये सोच सकते हैं कि यूएई इज लाइक के मुझे क्यों मारा। पूछ रहा हूँ, आप अभी कह रहे हैं ना कि जैसा हम तो आइडिया लगा सकते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, अमेरिका ने भी लगाया होगा। बिल्कुल तो फिर लगाया। 1 महीने बाद अमेरिका फंसा हुआ क्यों दिख रहा है वहां पर? आईआरजीसी का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ा है, अब अपने चरम पे है। ठीक है, मे बी आईआरजीसी कैन बिकम पाकिस्तान आर्मी। क्या मुस्तफा खामनेई को थोड़ा और गहरे उतरना होगा, या वो और क्या करें कि आईआरजीसी उनके हिसाब से चले? आप अगर किसी बहुत महत्वपूर्ण बड़े राजनेता या बड़े व्यक्ति के बच्चे हैं तो आपको जीवन की जो विगरीज हैं, जो कठोर जीवन जीने का, आप जेल नहीं गए कभी, आपने कभी पुलिस की मार नहीं खाई। दोनों ने ऐसी शर्तें रखी हैं कि दोनों नहीं मानेंगे। अभी तो देखिए शुरुआत है तो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स के साथ ही शुरू सही होगा। बात। देखिए कोई भी डील तभी हो पाएगी जब कंसेशंस होंगे। कंसेशंस ईरान को भी देने पड़ेंगे, कंसेशंस यूएस को भी देने पड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तानियों से? चिंता करें ना करें, या ये सब बस बहुत दूर हो रहा है? लॉन्ग टर्म पुनर्विचार जरूर होगा। अब से वॉर जो एस्केलेट होगा वो काफी जल्दी होगा। पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और जब मैं आपका स्वागत कर रहा हूं तब ईरान इजराइल अमेरिका की जंग 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। इसके पहले के 4 हफ्तों का हिसाब किताब हम आपको देते रहे हैं, लेकिन जो 5वां हफ्ता है वो बहुत सारी वजहों से बहुत चिंताएं भी पैदा कर रहा है और दिलचस्प भी है। अभी कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम हमारे शो में किसी गेस्ट को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमें बताएं कि जो कुछ चल रहा है हमारे आसपास उसके मायने क्या होंगे, हम उससे अपने लिए क्या इशारे समझें। तो ऐसा ही कुछ आज भी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अचानक से घट रही हैं। एक तो ये कि ट्रंप ने 4000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भेजे हैं, 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भेज दी है, बूट्स ऑन ग्राउंड की खबरें आ रही हैं कि अब होने ही वाला है। कुछ लोग तो अटकलें लगा ही रहे थे 1-2 हफ्ते पहले से कि ट्रंप जा भी सकते हैं, पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और मिड टर्म को लेकर तो बातें चली रही हैं। इसके अलावा अभी अभी सुन रहा था मैं एक जगह कि सऊदी अरब ये कह रहा है ट्रंप से कि प्लीज इस जंग को जारी रखिए, जबकि बाकी कुछ देश हैं जो कह रहे हैं अब इसे बंद होना चाहिए। एक चीज और, व्हाइट हाउस से खबरें आ रही हैं कि वो अब जो जंग आगे होगी उसका खर्चा अरब देशों से वसूलना चाहते हैं। तो बहुत कुछ रंगारंग हो रहा है, बहुत कुछ चिंताजनक भी हो रहा है। सब पर बात करेंगे एक खास मेहमान से। आज पहली बार वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर विश्वजीत सिंह अखावत। आप विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में रिसर्च एसोसिएट हैं जी। इसके अलावा वेस्ट एशिया और स्पेशली ईरान के बारे में आप सालों साल से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आपके एमफिल का जो रिसर्च का टॉपिक था बड़ा दिलचस्प है और काफी मौजू हो गया है, रोल ऑफ आईआरजीसी इन ईरानियन पॉलिटिक्स। इस पर सवाल पूछूंगा मैं। बिल्कुल। और ईरानियन सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। तो डॉक्टर अखावत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब मैं आपका परिचय पढ़ रहा था ना, तो मेरे मन में बहुत सारे नए सवाल आ गए। जो मैंने बनाए थे वो थोड़ा पीछे चले गए, लेकिन अब उन पीछे वालों को आगे लाता हूं। और पहला सवाल यही कि क्या ट्रंप इस्तीफा देने के करीब हैं? क्या वो फंस चुके हैं? जो लोग अटकलें लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इस्तीफा हो जाएगा, जेडी वांस में भी व्हाइट हाउस में आ जाएं, क्या वो किसी हद तक, कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं? वैसे इस्तीफा देने की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप इस्तीफा देंगे। इवन लोग तो ये कहते हैं कि जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा तब भी वो इस्तीफा देंगे कि नहीं, इस पे भी अटकलें लगा सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल ये ज़रूर है कि ट्रंप की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है, क्योंकि अगर आप उनकी अप्रूवल रेटिंग्स देखें वो गिर रही है, हिस्टोरिक लो है उनके सेकेंड टर्म में। और ओवरऑल जो उनका वोटर बेस है, ऑफ कोर्स जो मागा बेस है उसमें अलग अलग तरह के लोग भी हैं, बट उसमें एक कोर थीम हमेशा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को
जो ये जंगें हैं मिडल ईस्ट की उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप अगर याद रखें तो ट्रंप सऊदी अरेबिया जब गए थे उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने यही कहा था कि अमेरिका का ये जो बिजनेस है इन्वॉल्व होना मिडल ईस्ट में या बाहर के युद्धों में, ये मैं नहीं चाहता, ये ख़त्म करूँगा। और अमेरिका इकोनॉमिक इंगेजमेंट किस रूप में ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहा है। बट अल्टीमेटली जो सर्कमस्टेंसेस है, जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस, उनकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप एक वॉर में इन्वॉल्व है। आज आपने जैसे बताया कि 31 दिन हो चुके हैं इस वॉर में और मुसलसल ये युद्ध चल रहा है। अब ये युद्ध एक ऐसे मोड़ पे है कि अब जो भी एस्केलेशन लैडर में कदम उठाए जाएंगे वो लो कॉस्ट नहीं है ऑप्शंस, वो सारे ऑप्शंस हाई कॉस्ट हैं। भले ही आपने जैसा बताया कि ग्राउंड इन्वेजन की जो बात है या फिर और कुछ ट्रंप ने जैसा कहा है कि और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इवन है उसको भी वो टारगेट कर सकते हैं। तो उसके रिपरकशंस जो हैं, क्योंकि एस्केलेशन में ईरान के पास भी अभी कुछ बचा है, जैसे हुतीज़ हैं उसको एक्टिवेट वो करना चाहेंगे, या फिर ईरान भी जो अपने मिसाइल्स हैं वो इस तरह से टारगेट करेगा कि वो जो गल्फ़ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सालों साल लगता है जिनको बनाने में, और हमने ऑलरेडी देखा है कि LNG जो पूरे टर्मिनल्स हैं कतर में उनके ऊपर जो अटैक हुआ तो वो कितने सालों पीछे चले गए हैं। तो इस तरह से ईरान के पास भी अभी काफ़ी सारे एस्केलेशन लैडर में कदम है जो उठा सकता है इन रिस्पॉन्स टू ट्रंप क्या करते हैं। लेकिन अब से वॉर जो एस्केलेट होगा वो काफ़ी जल्दी होगा। और ग्राउंड इन्वेजन की जहाँ तक आपने बात बताई, ग्राउंड इन्वेजन डिपेंड करता है किस तरह से। कई विश्लेषक ये भी बता रहे हैं कि जो आइलैंड्स हैं जैसे खार्ग आइलैंड है जो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए, क्या उसको ऑक्यूपाई करेंगे, क्या ऑक्यूपाई करना ज़रूरी है, उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ईरान को वो जो कैश फ्लो है ऑयल एक्सपोर्ट से जो कि इंक्रीज़ हुआ है इस वॉर के दौरान इंटरेस्टिंगली, उसको ख़त्म करना चाहेंगे या फिर वो उसको ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, या कोई स्ट्रेटेजिक बार्गेन के तौर पे वो लेके और फाइनल जो सेटलमेंट में उसको एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर वो आइलैंड पे कब्जा करते हैं तो ईरानियन मिसाइल्स विल रेन ऑन दोज आइलैंड्स, तो वो भी एक एस्केलेशन है। और अमेरिकन ट्रूप्स, जैसे ही आप ग्राउंड इन्वेजन या फिर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड की बात करते हैं, आप एक जो आपकी एसिमेट्री अब तक मौजूद थी क्योंकि आप एरियल बम्बार्टमेंट कर रहे थे और जो टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री आपकी बहुत ज़्यादा थी ये कम हो जाएगी। आप फिर ईरानियन रीच में होंगे, ईरानियन स्मॉल आर्म्स के भी रीच में होंगे। और ईरान की अभी तक जो स्ट्रेटेजी वो ये है कि वो रिस्क जो लेने की काबिलियत है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिखाई है अभी तक। तो क्योंकि वो मानते हैं कि रजीम का जो सर्वाइवल है वो एट स्टेक है, तो एवरीथिंग इज़ फेयर नाउ। सो इस वजह से ये वॉर अभी एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है कि जो भी होगा अब सारे ऑप्शंस हाई रिस्क है, ईरान के लिए भी ऑफ कोर्स और USA के लिए भी। विश्वजीत जी ये बताइए, आपने इस जवाब में जो कहा अप्रूवल रेटिंग की बात, एक तो ट्रंप का एक कॉन्फिडेंस है कि मागा सपोर्टर उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा चाहे वो गोली मार दें किसी को, ये उन्होंने खुद कहा है। बिल्कुल। तो अप्रूवल रेटिंग जो है ना, अक्सर यहाँ जो गेस्ट बैठते हैं वो उसकी बात करते हैं कि अप्रूवल रेटिंग गिर रही है। ये अप्रूवल रेटिंग क्या है, कहाँ से आती हैं, कौन अप्रूव करता है, कौन इस रेटिंग का हिस्सेदार है, थोड़ा ये बताइए अभी। अच्छा, अप्रूवल रेटिंग एक US इलेक्शन जो पूरा साइकिल उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और ये बहुत ही रेगुलर इंटरवल्स पे US में होती रहती है, हर प्रेसिडेंट की होती है। और मिड टर्म से पहले तो और इम्पोर्टेंट है, से पहले तो विशेषकर, और हर प्रेसिडेंट इसके ऊपर ध्यान भी देता है। अगर आप भारत से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है और राजनेता अक्सर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपनी खुद की जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं। बट वहाँ पे क्योंकि इलेक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करके और बहुत ज़्यादा वो उस तरह से इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन के अंदर, तो उसकी एक महत्व जरूर है। और प्रेसिडेंट ट्रंप स्वयं इस चीज़ का कई बार बोल चुके हैं कि मेरी अप्रूवल रेटिंग देखिए आप सबसे हाईएस्ट है। तो अप्रूवल रेटिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब विद इन मागा बेस भी एक जो कोर उनका अक्रॉस मागा बेस एक एजेंडा है कि एंटी वॉर है, एंटी US इन्वॉल्वमेंट आउटसाइड वॉर्स में, ये जरूर एक है कॉमन। बट आपने ये भी कहा कि ट्रंप अगर किसी को गोली मार देंगे तो भी सपोर्ट करेंगे। अब मागा के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो ट्रंप को एक मसीहा की तरफ देखते हैं, तो उनके लिए तो क्या सही है, ट्रंप सही करेंगे ये नहीं, जो भी ट्रंप करेंगे वो सही होगा, वो इस पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं, तो वो जरूर ट्रंप के साथ है। बट उसमें भी क्रैक्स आएंगे क्योंकि US अभी तक इस वॉर के जो रियल रेपरकशंस हैं, जो मान लीजिए हम फेस कर रहे हैं, हमारे रसोई की जो गैस है, हमारे LPG LNG यूरिया, वो अभी US उनसे इतना
प्रभावित नहीं हुआ है। जब वो चीजें यूएस तक पहुंचने लगेगी या यूएस स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इस चीज को बताने लगेगी कि हमारे लिए भी कॉन्सिक्वेंसेज रियल है, इवन फॉर एग्जांपल यूएस सोल्जर्स, अगर वो बड़ी संख्या में उनके ऊपर अटैक होता है, उनमें से कई लोग जख्मी होते हैं, घायल होते हैं, मर जाते हैं, तो वो फिर रियल कॉन्सिक्वेंसेज यूएस भी फेस करेगा। फिलहाल के लिए अभी तक कुछ इम्पैक्ट जरूर है, इन्फ्लेशन, प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मैनेजेबल है अभी तक। सही है। पर अप्रूवल रेटिंग होती कैसे है? अप्रूवल रेटिंग जैसे हमारे यहाँ पे भी करते हैं, जाके लोगों से पूछा जाता है, सर्वे है बेसिकली। हाँ, सर्वे जैसा होता है। करता कौन है? चैनल्स करते हैं? ये चैनल्स भी करते हैं, कई एजेंसी से स्पेसिफिकली जो ये करती हैं, तो ये यूएस में काफी लोग एक तो करते करता हैं। नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी पर कुल करती हैं। मिलाकर कहा जा रहा है कि जितनी भी हैं उनका औसत ये आ रहा है कि ट्रंप की लोकप्रियता गिर रही है। नहीं, उनमें से कुछ जो बहुत राइट विंग की हैं, तो वो तो बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं 100% सपोर्ट भी है, ऐसा भी है कि 100% सपोर्ट भी है, बट वो डिपेंड भी करता है कि सैंपल साइज कितना है, किस तरह से किया गया है, किस इलाके में किया गया है। मान लीजिए आप बहुत एक्सट्रीमली रेड स्टेट में करेंगे तो वहाँ पे अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा हो, तो ये सैम्पलिंग एरर वगैरह ये सब भी ध्यान में। बट ओवरऑल ऐसा देख सकते हैं अक्रॉस द यूएस पॉपुलेशन, क्योंकि ट्रंप का जो वोटिंग बेस है वही उसको जीतने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको जो सिटिंग ऑन द फेंस है, जो ट्रंप को वोट करते हैं बट मागा का हिस्सा नहीं, वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो वो भी मतलब फ्लोटिंग वोटर जैसे हम कह देते हैं। फ्लोटिंग, बिल्कुल सही है। एक चीज मुझे पूछनी है, वो ये कि ट्रंप युद्ध विरोधी थे, उनके सपोर्टर्स भी युद्ध विरोधी थे। मुख्य मुद्दा था चुनाव का कि हम जंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो कर रहे हैं। अभी आपने अपने जवाब में कहा स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी, लेकिन फिर मुझे कई बार ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या स्थिति परिस्थिति तो बस हम लोग कह रहे हैं, ये कोई डिजाइन है क्या, ये कोई प्लान है क्या, कि कोई भी राष्ट्रपति बनने से पहले भले ही कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब भी वो व्हाइट हाउस में जाता है तो एक प्लान है जो वहां के शायद थिंक टैंक्स बनाते हो, मे बी पेंटागन में बनता हो, कहीं भी वो उस पर काम करते हैं, भले ही वो जीतने से पहले कुछ भी कहते हो अपने वोटर्स को। और ट्रंप उसी कड़ी का बस एक हिस्सा भर है। क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता? आपकी बात में सच्चाई भी है कि देखिए, आप यूनाइटेड स्टेट्स एक आप देखें तो एक ग्लोबल एम्पायर है एक तरह से। एम्पायर, ऐसे कहावत है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज एवरीबॉडीज नेबर। तो आप अगर इनको कहें कि आप पर्शियन गल्फ में क्या कर रहे हैं, तो वो यही कहेंगे कि हम सबके पड़ोसी हैं, हम सबके सब जगह है जी, हमारे इंटरेस्ट सभी जगह हैं, उनके बेसिस अक्रॉस द वर्ल्ड है, उनके इंटरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड है, और उनकी कैपेबिलिटी और रीच भी अक्रॉस द वर्ल्ड है। ये भी अपन मानने से इनकार नहीं कर सकते। जब आपके इंटरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड है तो आप उनको सेफगार्ड भी करने का प्रयास करेंगे। और मिडल ईस्ट हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, पहले ऑयल की वजह से इम्पोर्टेंट रहा है। आपको पता है ऑयल क्राइसिस जो हुई थी वो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप वगैरह इम्पैक्ट हुए थे, तो उस समय से। और एक तरह से मिडल ईस्ट उनके लिए इजराइल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। मतलब 125 साल से तो इम्पोर्टेंट है ही पश्चिम के लिए, पश्चिम के लिए इम्पोर्टेंट है और यूएस के लिए पर्टिकुलरली। बट यूएस में ये कहना कि प्रेसिडेंट कुछ मतलब एक उसको करना ही पड़ता है, ये भी नहीं है। वो चाहे तो नीतियों में काफ़ी परिवर्तन कर सकता है लिमिटेड तरीके से। जैसे ओबामा के समय उन्होंने, उस समय भी काफ़ी बातें हो रही थी कि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है वो सबसे बड़ा उनके लिए चुनौती है, और इजराइल के लिए वो इजरायलीज मानते हैं कि हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, स्ट्रेटेजिकली हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी आए। तो ओबामा ने भी उससे डील किया, बट उन्होंने अपने तरीके से डील किया। एक JCPOA डील हुई थी, वो हुई। तो एक तरह से आप देखेंगे हर प्रेसिडेंट अपने यहाँ जो स्टाइल है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, वो उसमें इन्वॉल्व करता है, और आखिर तो अपने सेफगार्ड करता ही इंटरेस्ट, बट तरीकेकार क्या होगा उस सेफगार्ड करने का। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्टिकुलरली सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन में, एक जो चीज़ जो डिस्टिंक्ट है उनकी, वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इतने सालों साल सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स ने जो कैपेबिलिटीज एक्वायर की हैं, ही हैज शोन द विलिंगनेस टू यूज दैट कैपेबिलिटी। तो वो कोर्सिव, और ये आपको भी पता है, हम सबको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स से टेक्नोलॉजिकल मच सुपीरियर। मदुरो को ऐसे उठा लिया जैसे कहीं से किसी को उठा के, और एक हेड ऑफ द स्टेट है वो। मतलब आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि वो एक टेररिस्ट है या जो भी यूएस का नैरेटिव है, बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट मिलिट्री कैपेबिलिटी वो दिखाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी अहेड है, और वो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब जैसा कि आपने पहले बताया था कि उनके जो ट्रूप्स आ रहे हैं, तो ये एक्सपेडिशनरी कैपेबिलिटीज़ भी यूएस के पास हैं। हम लोग ये प्रिपेयर नहीं करते हैं कि हम किसी जगह जाएं, वहाँ ऑक्यूपाई करें
और फिर उस जगह को रूल करे, बट यूनाइटेड स्टेट्स को ये करना होता है क्योंकि उनके इंटरेस्ट सब जगह है और उनको कोर्सिवली भी अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प पर्टिकुलरली उन्होंने ये दिखाया है कि मैं अपनी जो शक्तियां हैं मेरे पास, जो मिलिट्री पावर है, जो हार्ड पावर है, और जो इकोनॉमिक पावर भी जो हार्ड पावर है, जैसे कि सैंक्शंस, टैरिफ्स, इनका भी मैं इस्तेमाल करूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो एक तरह से जो एक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में एक जो रेटिसेंस था कि नहीं हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए क्योंकि इसके रेपरकशंस भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अब ईरान वॉर में, ये वॉर लोगों ने माना था कि कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बट 1 महीना हो चुका है, जिसमें ईरान ने भी अपनी एक भूमिका निभाई है, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये इस वजह से सक्सेसिव अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने एंगेजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, बट ट्रम्प इज ट्रम्प। और सबसे बड़ी उनकी जो एक खासियत है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है कल वो वॉर ख़त्म कर दे। उनका जो लास्ट ट्वीट अगर अभी आप पढ़ें तो यही है कि मैं मतलब हमने तो जो काम था वो कर दिया, जिसको ऑयल लेना है वहाँ से ले सकता है, जेट फ्यूल लेना है ले सकता है, आप जाइए। तो और एट द सेम टाइम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्टेड है। देखिए, कोई भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ी होती है, ये अलग चीज़ नहीं है, बट ट्रम्प के मामले में बहुत क्लियरली दिखता है क्योंकि उनका जो रेटोरिक है दोनों बहुत जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से ये डिस्टिंक्शन है यहाँ पे। 4 हफ्तों में जंग खत्म हो जाएगी, ट्रंप ने कहा था। 4 हफ्ते खत्म हो गए, जंग खत्म हुई नहीं, अब हम 5वें हफ्ते में हैं। अगर मैं संक्षेप में पूछूं तो रिपोर्ट कार्ड कैसा है ट्रंप का? देखिए, ट्रंप का रिपोर्ट कार्ड अब तक अगर देखा जाए तो टेक्टिकल ब्रिलियंस, टेक्टिकल सक्सेस, ऑपरेशनल सक्सेस आप कह सकते हैं। मोर देन 10,000 जो टारगेट्स हैं उन्होंने एंगेज किए हैं, और एक ऑपरेशनल मिलिट्री लेवल पे आप कह सकते हो कि उन्होंने जो 4-5 उन्होंने एम्स अपने एड्रेस में बताए थे इस वॉर जब शुरू हुआ था 28 फरवरी को, कि हम ईरान को उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उनकी जो नेवी एयरफोर्स है, ये मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे, रिजीम चेंज करेंगे। रिजीम चेंज भी उसमें था। उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, जो कि ईरानियन ऑफेंसिव स्पीयर हेड है उसका, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मतलब लीथल है उनके हिसाब से, उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। इंटरेस्टिंगली ईरानियन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, क्योंकि आखिरकार कोई भी युद्ध इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ पे चलता है। आप एक बार वन ऑफ इसीलिए खरीद के भी आप ज़्यादा नहीं चला सकते। अगर इंडस्ट्री वो सप्लाई चेन्स नहीं एग्जिस्ट करती है विद इन कंट्री, और ईरान ने क्योंकि सैंक्शंस के अंदर वो काफ़ी लंबे समय रहे, उन्होंने ये डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ स्टैब्लिश की हैं। तो तीसरा एम ये था कि उनकी जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, जो कि वो पहले डिस्ट्रॉय कर चुके थे। सो ही यूज द टर्म री-ऑब्लिटरेट, ही हैड ऑब्लिटरेटेड अर्लियर, और वापस उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और फाइनली रजीम चेंज। अब ट्रम्प चाहें हाइपोथेटिकली, और ही इज इनप्रेडिक्टेबल, वो कर सकते हैं ये भी। बाकी चारों इश्यूज पे वो रिलेटिवली क्लेम कर सकते हैं कि हम जीत चुके हैं, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, आप देख लीजिए इतना टारगेट्स एंगेज कर दिए, और रजीम चेंज को छोड़ के अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके एक ऑफ रैंप ले सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये सारी जो चीज़ें हैं जो ट्रंप ने अगर वो कहेंगे अचीव की है, ये सब चीज़ें वापस बनाई जा सकती है अगर रजीम चाहे तो। देखिए, एट द एंड इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल विल एंड नो हाउ। आप पॉलिटिकल नो हाउ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मिसाइल कैसे बनानी है ये तो लोग जानते हैं ना, और लोगों में अगर इच्छा शक्ति है बनाने की तो वो तो वापस बना लेंगे। 12 डे वॉर के बाद भी देखिए ना, अब तक 12 डे वॉर के बाद, जून के बाद अब तक आप देखेंगे तो ईरान ने काफ़ी अपने जो आर्सेनल है उसको वापस बढ़ा लिया। अगर ईरान का डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो कि मैं भी मानता हूँ सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रॉयड था, सिग्निफिकेंटली डिग्रेड कर दिया इन्होंने, इजराइल ने, बट उसके बाद भी वो बना लिया। तो अगर रजीम इन पावर है तो वो वापस वो सब चीज़ें बन सकती। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा है यूएस के लिए कि बिना रजीम चेंज के आप सक्सेस डिक्लेयर करोगे, और रजीम अगर चाहेगी और उनके पास वो कैपेबिलिटी नो हाउ है तो वापस बना लेगी। तो इस वजह से ये अभी सब कॉनंड्रम में है। और अब ज़्यादातर अब लिटरेचर जो यूएस से आ रहा है वो इसी कॉनंड्रम की ओर पॉइंट कर रहा है, जो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि अब जो स्थिति है वो ये है कि बिना रजीम चेंज के अगर कुछ विक्ट्री डिक्लेयर करके निकला जाए तो वो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं है, टेक्टिकल आपकी विक्ट्री है, ऑपरेशनल विक्ट्री है, बट स्ट्रेटेजिकली आपकी एक डिफीट हो सकती है ये। और यही सवाल अगर मैं ईरान के लिए पूछूं, उसका रिपोर्ट कार्ड। ईरान का रिपोर्ट कार्ड अगर आप देखा जाए, ईरान की एक स्ट्रेटेजिक पोस्चर में एक चेंज इस वॉर में आपको दिखा है शुरुआत से। आपने पिछले जो ऑपरेशंस देखे, जून में भी देखा, उससे पहले भी
जो डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स थी उसने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को पैरालाइज किया कुछ समय के लिए, ऑल्दो ईरान ने रिटेलिएट किया, बट इस बार आप देखेंगे तो अटैक के 2 घंटे के अंदर ही ईरानियन मिसाइल्स वर इन द एयर, जवाब मिला। तो एक जो स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस था वो उन्होंने हटाया, उन्होंने कहा अब रजीम एट स्टेक है। और जो डिकैपिटेशन स्ट्राइक भी बहुत ज़्यादा लेवल पे थी, आपने हेड ऑफ द स्टेट और मतलब उनका एक हेड ऑफ द स्टेट के अलावा भी उनका एक जो इम्पोर्टेंस बचा ही नहीं, पुराना कोई, और अयतुल्ला अली खमेनेई को टारगेट करना वो मेरे हिसाब से काफ़ी एक बड़ा कदम था, क्योंकि पिछले वॉर में भी अगर आप देखें तो वो टारगेट कर सकते थे उनको, बट उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये एक रिपरकशन, और इसके बहुत रिपरकशंस हैं, इसके रिपरकशंस इंडिया तक में आपको फील हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जो शिया माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट की, क्योंकि एक वो रिलीजियस लीडर भी हैं ईरानियन हेड ऑफ द स्टेट होने के अलावा। तो इसके बाद में जो ईरानियन स्ट्रेटेजिक पोस्चर है वो है कि रिटेलिएशन, और रिटेलिएशन वहाँ जहाँ हर्ट हो यूएस को। तो ट्रंप ने खुद ने कहा, मैं सरप्राइज था कि गल्फ को क्यों अटैक किया, अटैक तो इजराइल ने और यूएस ने किया, बट ईरान की स्ट्रेटेजी ये है और इसकी बेसिस ये है क्योंकि वो एक असिमेट्रिक वॉरफेयर में है। ये सोचा नहीं था उन्होंने, ये ट्रंप ने ये सोचा था, जो इस बारे में सोचते उन लोगों ने जरूर सोच रखा था ये, बट अच्छा ट्रंप के अलावा सबको पता था? नहीं, सबको तो नहीं, बट जो इन चीज़ों को स्टडी, क्योंकि आप देखिए अगर आप कमज़ोर हैं तो आप वहाँ हिट करेंगे जहाँ एनिमी भी थोड़ी कमज़ोरी है। यूएई जस्ट अक्रॉस द, सही बात है, वो आपके जस्ट सबसे पास है, और वहाँ आपको दिख रहा है कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं। यूएस बेसेस हैं, कतर में है, यूएई में, सब जगह हैं, तो आप उनको स्ट्राइक करेंगे। उन बेसिस में भी आप उन जगहों को स्ट्राइक करेंगे जहाँ आपको लगता है कि डिफेंसेस कम है। सही बात है। इस वॉर में यूएई हैज फेस्ड 3 times मोर अटैक्स देन इजराइल। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि यूएई इज लाइक के मुझे क्यों मारा, वो कह सकते हैं एक तरह से, बट कहने का मतलब है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आपको ये सब एडवांटेज अपने पक्ष में करना पड़ेगा। जैसे आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं, आप ज्योग्राफी का एडवांटेज लोगे, आप स्ट्रेटेजी का एडवांटेज लोगे, तो ईरान ने यही किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं सोचा था क्या अमेरिका में बहुत लंबे समय से इसके ऊपर सोच तो हो रहा है मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, बट मुझे लगता है ऐसा ये कहना कि सोचा नहीं लोगों ने, ये तो ऐसा नहीं, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति अगर सोच सकता है, जो एक यंग रिसर्चर है, तो जरूर बहुत से लोग इस बारे में सोच सकते हैं। और इसके प्रॉब्लम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो कैस्केडिंग इफेक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे, वो बहुत ही सीरियस होंगे, और पर्टिकुलरली हमारा जैसा देश जो है, एशियन मार्केट्स जो हैं, वो पूरा ऑयल उधर आता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। और विथ मॉडर्न वॉरफेयर सप्लाईज को रोकना, हॉर्मुज को थ्रेटन करना, ये आसान होता जा रहा है। टैंकर वॉर्स के दौरान हमने देखा यूएस ने अपने एस्कॉर्ट्स के थ्रू खुलवाने का प्रयास किया भी कुछ हद तक, बट अब आप सोचिए कि अगर 50 ड्रोन में से एक ड्रोन एक टैंकर को हिट कर जाए, तो इफेक्टिवली तो आपने उसको थ्रेटन कर दिया है। तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए मिलिटरीली। ये प्रॉब्लम है, और वो इसलिए घुस नहीं रहे क्योंकि एक बार भी उन पर हिट हुआ तो वो एक तरह से ये है कि भाई देखो अमेरिका को हमने गिरा दिया, मतलब एक हद तक तो हमने, अमेरिका सोच रहा है कि हमारा कुछ नहीं होगा। मैं आपको टोक कर ये पूछ रहा हूँ, आप अभी कह रहे हैं ना कि जैसा हम तो आइडिया लगा सकते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, अमेरिका ने भी लगाया होगा, तो फिर 1 महीने बाद अमेरिका फंसा हुआ क्यों दिख रहा है वहां पर? इतना सोचा समझा तो फिर फायदा क्या हुआ? इसमें एक मिस कैलकुलेशन जो मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल की थी इसमें जी, वो ये थी कि दे बिलीव्ड कि ईरान की जो रजीम है वो कोलैप्स करेगी। तो सबसे बड़ा जो ईरानियन मतलब जो सरप्राइज है अमेरिका और इजराइल के लिए, वो ये रहा होगा कि रजीम का जो कोहिजन है, जो उसकी संगठनात्मक शक्ति है, वो अभी भी जैसे की तैसी है। आप कोई भी रजीम को अगर कमज़ोर होती है, जब रजीम कोलैप्स हो जाए, सीरिया में हमने देखा, तो सबसे पहले आपको दिखता है कि एलीट रप्चर्स होंगे, जो मिलिट्री एलीट है डिफेक्ट कर जाएगी, सोल्जर्स अपना वॉर फ्रंट पे नहीं जाएंगे लड़ने, ऐसा कुछ भी ईरान में नहीं हुआ। तो एक जो एक मिसपरसेप्शन था कि ईरानियन जो इस्लामिक रिपब्लिक है ये बहुत कमज़ोर है, और चूंकि जनवरी में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, उसको प्रोटेस्ट को ईरान ने रिप्रेस भी किया, तो उनका ऐसा मानना था कि इस वजह से क्या होगा कि हम हमला करेंगे और जो लोग रजीम के खिलाफ है वो उठ खड़े होंगे। अगर आपको याद है, ट्रंप ने कहा था कि ईरानियन पीपल नीड टू टेक ओवर देयर गवर्नमेंट, ये पहले एड्रेस में उन्होंने कहा था। तो ये एक, कुछ लोग कहते हैं ये इजरायली अंडरस्टैंडिंग थी, बट ये आई थिंक द बिगेस्ट मिस कैलकुलेशन ऑन पार्ट ऑफ, ये जो दावा करते हैं
कि भाई हमारे पास सारे इनपुट्स हैं, कितनी बार इस बात को छाती ठोक के कहा गया, हमें पता है सुप्रीम लीडर कहाँ है, हमारे लोग वहाँ पर हर जगह हैं, और बात सही भी निकली। तो वो इस बात को कैलकुलेट नहीं कर पाए कि ईरान दरअसल सीरिया नहीं है, इराक नहीं है, लीबिया नहीं है। वो ये बात नहीं समझ पाए होंगे कि 50 साल से वो जो तंत्र है वो धीरे धीरे कैसे मजबूत होता चला गया, जबकि हिंदुस्तान में इतने ईरान को जानने वाले बैठे हैं, एक आप हैं उनमें से। मैं सोच सोच के हैरान होता हूं कि इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन कैसे हो गया। इसके 2-3 आंसर है। एक तो देखिए, अभी फिलहाल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूएस पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग है, जो फॉरेन पॉलिसी में, वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है। मतलब प्रेसिडेंट के ऑफिस और उनके जो क्लोज सर्कल है, स्टीव विटकॉफ है, जेरेड कुशनर है, मार्को रूबियो है, तो स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, इनके जो इनपुट्स हैं उनका इतना महत्वपूर्ण रोल ऐसा लगता नहीं है, दिखता। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि CIA, स्टेट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने उनको ऐसा नहीं बताया होगा कि ये इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो एक तो ये है कि यूएस पॉलिसी मेकिंग, और एट द एंड यूएस में डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंट की होती है, बिकॉज ही हैज टू ओन अप हिज डिसीजन। वो डिसीजन लेता है। इवन आप उनको सारे सजेशंस दे दें कि ये सही नहीं है, ये गलत है, आप ऑप्शंस प्रेजेंट कर सकते हैं उनके सामने, एट द एंड डिसीजन यूएस प्रेसिडेंट लेता है। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा, पिछले कुछ समय में हमने देखा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में जो मिडल ईस्ट एक्सपर्टीज है उनको काफ़ी रिमूव किया गया है। तो मतलब एक्सपर्टीज, मतलब काफ़ी ज़्यादा छटनी हुई, तो उसमें मिडल ईस्ट जो रियल एक्सपर्टीज है उनको भी निकाला गया। तो एट द एंड अगर आपके पास जो एक्सपर्टीज है वो भी लिमिटेड है, और जो लिमिटेड है वो भी अगर आपके जो पॉलिसी मेकिंग सर्कल का हिस्सा नहीं है इफेक्टिवली, तो आप ऐसे मिसकैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी जगह पे आप ट्रांजिशन प्रेडिक्ट करना ये बहुत ही मुश्किल होता है। हो सकता है उन्होंने सब कुछ किया हो सही से, बट एट द एंड आप ये देखिए, ट्रंप ने कहा था जब ये प्रोटेस्ट हुए कि यूनाइटेड स्टेट्स इज लॉक्ड एंड लोडेड, आप प्रोटेस्ट कीजिए, हम आएंगे आपके लिए। कोई नहीं आया। तो ईरानियंस भी तो भाई एट द एंड ऑफ द डे, ईरानियंस जो मान लीजिए रजीम के खिलाफ भी हैं, चाहते हैं कि ये रजीम चली जाए, इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, जिस भी वजह से करते हैं, वो भी क्यों प्रोटेस्ट करें जब एक प्रेसिडेंट उनको कह रहा है कि लॉक्ड एंड लोडेड है, आप सड़कों पे आ जाइए। आप सड़कों पे आ गए और आपने विरोध किया और आपको कुचल दिया गया आपके विरोध को, तो आप तो एक तरह से आपके साथ धोखेबाजी हुई, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। दूसरा, ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिक को इन्होंने बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पे अंडरस्टैंड किया है। देखिए, आप कह सकते हैं कि उसका विरोध है उस देश में, इस्लामिक रिपब्लिक का लोग विरोध करने वाले भी हैं, हो सकता है उनकी संख्या आप कह सकते हैं 50%, 40%, उसमें नहीं जाते। बट एट द सेम टाइम जो लोग इस्लामिक रिपब्लिक के सपोर्टर है वो भी उस देश में रहते हैं। हम बड़ी बड़ी रैलियां देखते हैं, वो भी है। और इस्लामिक रिपब्लिक में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रजीम के सर्वाइवल पे जिनका मतलब जिनके इंटरेस्ट में रजीम सर्वाइवल है, वो इन्वॉल्व है। ईरान में बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं, जैसे जो वॉर वेटरन्स हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशंस है जो उनको पेंशन्स देती है। तो भाई ये फैमिलीज जो हैं ये तो लिटरली इस्लामिक रिपब्लिक के सर्वाइवल पे डिपेंडेंट है, तो वो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। और तीसरा ये है कि रजीम का सपोर्ट बेस का जो विड्थ है, मतलब कितने लोग उसको सपोर्ट करते कितने नहीं करते, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बट ये भी महत्वपूर्ण है कि जो सपोर्ट करते हैं उनकी डेप्थ क्या है, वो किस हद तक जाने को तैयार हैं उस सपोर्ट के लिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब एरियल बॉम्बार्डमेंट करते हो तो आप बहुत प्रिसीजन के साथ नहीं कर सकते। तो आप जैसे कि शुरुआत में देखा हमने, जो एक गर्ल्स स्कूल थी मीनाप के ऊपर, और ये सब्सिक्वेंट जो इन्वेस्टिगेशन से वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने रिवील किया है कि इट वाज एन अमेरिकन मिसाइल विच स्टक। सो आप पॉपुलर परसेप्शन भी तो चेंज होगा। भाई आप कह रहे हो कि आप रजीम के खिलाफ है, आप स्कूल के ऊपर क्यों अटैक, हो सकता है मिस्टेक, जो भी, वो अलग चीज़ है, बट एक पॉपुलर परसेप्शन भी उससे चेंज होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि जो रजीम चेंज नहीं होता है, एक तो वो रजीम स्टैब्लिश्ड है, उसका एक रिलेवेंस है वहाँ पे, उसका विरोध भी हो सकता है, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी उस बात में भी सच्चाई है। बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट एज सुपरफिशियल एज दे एक्सपेक्टेड इट टू बी। और क्या ये भी हो सकता है, ये वेनेजुएला नहीं था, मतलब। हाँ एग्जैक्टली, क्या ये भी हो सकता है कि अभी जो हो रहा है सो हो रहा है, हो सकता है अमेरिका वापस चला जाए, ईरान जो हो अब उसको सब छोड़ दें, कुछ वक्त के बाद जब ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कुछ वक्त के बाद जब वो नेता शासन करेंगे जिनके पास अभी तजुर्बा नहीं है, और कुछ वक्त के बाद तंत्र उन लोगों के हाथ में आ जाएगा जिन्होंने कभी लीडरशिप को देखा नहीं है, वो बहुत दूर थे, सिर्फ कमांड लेते थे। तो क्या बहुत संभव है
कि आज नहीं लेकिन साल 2 साल में, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि वैसे बहुत दूर की बात है, ईरान को आप समझते हैं, क्या साल 2 साल बाद खुद लोग घर से बाहर निकलें और रिजीम चेंज की मांग करें? अभी तो वहाँ वैसे ही बम बरस रहे हैं, कौन निकलेगा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ऐसे होने में बिल्कुल मुझे को मतलब ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। और जब भी ये चेंज होगा, देखिए हम रजीम चेंज ही क्यों, चेंज विद इन रजीम भी हो सकता है। वो भी हो सकता है कि जो सरकार नहीं चेंज विद इन रजीम इन द सेंस, जब हम रजीम की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बात ये कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक का जो ओरिएंटेशन है यूएस के प्रति, इजराइल के प्रति, या फिर अपने जो जनता के प्रति, वो चेंज हो, जो उसका सपोर्ट है वो चेंज हो, तो वो चेंज हो सकता है। चेहरे नहीं, विचार बदल जाए। मान लीजिए डोमेस्टिकली ईरान में जो लॉज है हिजाब को लेके, वो अगर रिलैक्स करती है रजीम, तो एक ये चेंज विद इन रजीम भी हो रहा है, तो वो भी पॉसिबल है। तो और वो हो रहा है। आज इस्लामिक रिपब्लिक उस स्तर से उन लॉज को अप्लाई नहीं कर रहा है जैसा वो पहले कर रहा था। तो हो सकता है कि जो रूलिंग एलिट है उसके अंदर भी ये कॉन्शियसनेस हो कि हमें ईरान को एक मॉडर्न स्टेट बनाना है, हमको ये सब जो फ्रीडम्स हैं, लिबर्टीज़ हैं, ये ग्रांट करनी चाहिए, हमको एक डेवलपमेंट करना है। तो अपने जो पार्टनर्स हैं, जो गल्फ पार्टनर्स हैं, उनके साथ एंगेज, बिकॉज यू आर प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी। आपके पड़ोसी हमेशा वही रहेंगे, यूएई आपका पड़ोसी रहेगा, ओमान ही आपका पड़ोसी रहेगा, तो वो तो आप बदल नहीं सकते। तो एक जिसको कहते हैं मोडस विवेंडी आपको रीच करनी पड़ेगी, तो ये भी पॉसिबल है। रजीम चेंज भी पॉसिबल है ऑफ कोर्स, बट हिस्टोरिकली देखें तो जब भी अथॉरिटेरियन ट्रांजिशंस होते हैं, 4 out of 5 टाइम्स वो अथॉरिटेरियन रजीम्स में ही तब्दील होते हैं। तो आप ये जो सपना है कई लोगों का कि ईरान में ये अगर रजीम चली जाएगी तो डेमोक्रेसी आ जाएगी, ये ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। और पर्टिकुलरली ईरानियंस जो वहाँ पे शाह है, जो शाह के सन है यूएस में, जिनको जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब पॉसिबल होगा। बिकॉज एक कॉमन ईरानियन भी एंटी इंपीरियलिस्ट विचार रखता है, जो इवन रजीम का सपोर्टर नहीं है इस्लामिक, वो भी मानता है कि जो सुपर पावर्स है, जो बिग पावर्स है, उनको ईरान में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। इवन इस वॉर में आप देखेंगे कई लोग जो इस्लामिक रिपब्लिक के सपोर्टर नहीं है, बट अगर हॉस्पिटल के अंदर ब्लड डोनेशन करने जाना वो जा रहे हैं, वो बिल्कुल खिलाफ है, वो बिल्कुल नापसंद करते हैं इस्लामिक रिपब्लिक को। बट एट द सेम टाइम एक जो सेंस ऑफ सोसाइटल कोहिजन है वो ईरान में, वो इतना आसानी से आप उसको दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके नहीं कर सकते। दूसरी बात, ट्रंप का एक और मिसकैलकुलेशन जो था वो ये था कि ये जो वेनेजुएला मॉडल, जो उनको लगा कि हम जो टॉप लीडर को हटा देंगे और कोई ना कोई तो जरूर पावर हंग्री होगा जो हमसे बात करेगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अब बहुत रीजनेबल लोगों से मेरी बात हो रही है, तो वो आएंगे और वो बिल्कुल अमेरिका के हिमायती हो जाएंगे, अमेरिका से अच्छे रिश्ते। ये भी बहुत ही एक मिसकैलकुलेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी ईरानियन कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी की और आइडियोलॉजी की। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये इस मुकाम पे अभी युद्ध पहुंचा है। अब ये कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब सारे ऑप्शंस विद अ लॉट ऑफ रिस्क है। क्या ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो इस तंत्र को चलाते हैं वो सब लोग एक जैसे हैं, एक दूसरे से सहमत हैं, एक पेज पे रहते हैं? क्योंकि अभी मैं देख रहा था, पज़ेश्कियान ने मान लीजिए कुछ कहा तो इधर से एक विरोधी बयान आ जाता है। बहुत सारे मित्र हमारे ये भी पूछते हैं कि ऐसा भी क्या है कि 50 साल एक व्यक्ति ने राज किया, उसके नीचे जितने राष्ट्रपति हैं क्या सभी सहमत रहे होंगे? क्या उस व्यक्ति की, खामनेई साहब की और इन राष्ट्रपतियों की आपस में कभी कोई खींचतानी हुई होगी? मुझे याद आता है शायद अहमदीनेजाद के साथ तो ऐसा नहीं था, थोड़ी सी खींचतान तो थी। तो ये जो अंदर ही अंदर खींचतान है वहाँ की राजनीति में, और आईआरजीसी की भूमिका है, क्योंकि उसकी आपने पढ़ाई भी की है, तो थोड़ा सा ऐसा हमारे लिए डिकोड कीजिए। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ईरानियन जो पॉलिटिक्स है वो हाईली फैक्शनलाइज्ड है, तो वहाँ गुट बहुत हैं और इन गुटों के बीच में खींचतान भी होती है, नॉर्मल पॉलिटिक्स भी होती है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि अयतुल्लाह अली खमेनाई के अंदर जितने भी प्रेसिडेंट्स है सबके साथ खींचतान रहती है। इवन जो आइडियोलॉजिकली ज़्यादा अलाइंड है उनसे भी खींचतान होती है। तो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो वहाँ फंक्शन करता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो थियोक्रेसी का जो मॉडल है कि सुप्रीम लीडर फाइनल डिसीजन मेकर हो सकता है, वो चाहे तो अगर उनका डिसअप्रूवल हो तो सकता है कि वो कुछ भी रोक सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे बहुत आपसी खींचतान भी होता है, बातचीत भी होती है, गिव एंड टेक भी होता है, कंसेशंस भी दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट है और आईआरजीसी है, सुप्रीम लीडर का ऑफिस है। कई बार सुप्रीम लीडर का ऑफिस हैज प्लेड द रोल ऑफ अ मीडिएटर। ओके,
IRGC के बीच में और प्रेसिडेंसी के बीच में मोहम्मद खातमी का पीरियड देख लीजिए आप, जिसमें कि वो कुछ अलग करना चाह रहे थे, IRGC उससे सहमत नहीं थी। IRGC ने कई बार खुले तौर पे लेटर्स लिखे हैं कि हम ये मानते हैं कि ये जो करना चाह रहे हैं वो इस्लामिक रिपब्लिक के जो फाउंडेशंस हैं उसके खिलाफ है, बट एट द सेम टाइम उनको हटाया नहीं, सारा टर्म पूरा किया। तो आप ये कह सकते हैं कि कई डेमोक्रेटिक जो फीचर्स है वो ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये डिक्टेटरशिप नहीं है, एक तरह की डेलिब्रेशंस को, बातचीत को, खींचतान जो नॉर्मल पॉलिटिकल किसी भी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, ईरान में भी एग्जिस्ट करता है, बट वहाँ फैक्शंस बहुत सारे हैं। इवन जो क्लेर्जी है, उलेमा है, उनके बीच में अलग अलग फैक्शंस हैं। रिफॉर्मिस्ट अलग हैं, हार्ड लाइनर्स अलग है, जिनको हम हार्ड लाइनर्स कैसे कहते हैं, बेसिकली वो अपने आप को कहते हैं प्रिंसिपलिस्ट, उसूलगरान, जो उसूलों पे चलने वाले सिद्धांतवादी हैं। तो सिद्धांतवादी सिद्धांत किसके? इस्लामिक रिपब्लिक के सिद्धांत। जो खोमेनी ने जब इस्लामिक रिपब्लिक आया तो उन्होंने जो सिद्धांत बनाए, इस्लामिक रिपब्लिक का दायित्व क्या है, क्या उसको करना चाहिए, तो ये सब एग्जिस्ट करता है इस्लामिक। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बिना या उनकी जो जिस चीज़ का वो विरोध करे वो इस्लामिक रिपब्लिक में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम उनसे नीचे जो प्रेसिडेंट्स हैं, और अभी भी मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी खींचतान चल रही होगी। आप इवन उनके ट्वीट्स पढ़े, पेजेश्कियां के ट्वीट्स पढ़ेंगे, जो मजलिस के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिफ, आप उनके ट्वीट्स पढ़ेंगे, अली लारीजानी जब थे उनके ट्वीट्स पढ़ेंगे, तो आपको ये सब डिफरेंसेस भी दिखेंगे। और खाली सिस्टम में नहीं, व्यक्ति में भी ये डिफरेंसेस है। एक व्यक्ति जो बहुत ही रिफॉर्मिस्ट बात कर सकता है, वो बहुत हार्डलाइनर बात भी कर सकता है, जैसे अली लारीजानी है। अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, ऐसा कहा कि अली लारीजानी जो थे वो मेन आर्किटेक्ट थे उस प्रोटेस्ट के सब। बट एट द सेम टाइम जब 2009 में ग्रीन मूवमेंट हुआ तो अली लारीजानी ने साफ कहा कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेसेस है वो अगर सही से पूरे नहीं किए गए, ईरानियन जनता अगर विश्वास नहीं करती है कि प्रोसेस फेयर है, तो ये गलत है। तो एक ही व्यक्ति में आप ये दोनों चीज भी देख सकते हैं। तो ईरानियन लीडर्स को इसे एब्सोल्युटली वाटर टाइट कैटेगरीज में डालना कि ये प्रिंसिपलिस्ट है, ये हार्ड लाइनर, हालांकि उनकी ओवरऑल टेंडेंसीज रहती है, बट एट द सेम टाइम लारीजानी जैसा कोई फिगर है जो जिनको बाद में स्ट्राइक में मार दिया गया, वो दोनों तरह की टेंडेंसीज एग्जिबिट कर सकते हैं। सो ही कैन बी प्रैग्मेटिक एट टाइम्स, एक्सट्रीमली प्रैग्मेटिक एट टाइम्स एज वेल, बट एट द सेम टाइम वो जो प्रिंसिपलिस्ट स्टैंस है अपना, वो भी मेंटेन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि रजीम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, रजीम के सर्वाइवल के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इवन अयतुल्ला अली खमेनाई, जब वो उन्होंने कई बार ऐसा जिसको वो कहते हैं कि हीरोइक रेजिलियंस दिखाया, कई बार इवन ईरान इराक वॉर जब खत्म हुआ तो अली खमेनाई ने एक तरह से कंसेशन करके ही खत्म किया कि चलिए रुकते हैं, बट वो तो चाहते थे कि वॉर कंटिन्यू करे, बट ईरानियन इकोनॉमी के ऊपर या उनके जो लॉसेस वगैरह के ऊपर, तो ऐसा खींचतान एग्जिस्ट करता है उस सिस्टम में, डिस्पाइट द फैक्ट कि इट्स अ लिटिल डिफरेंट सिस्टम, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज सच, बट वहाँ डेमोक्रेटिक जो फीचर्स है वो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी। और बहुत ही जो सिविल सोसाइटी है वो भी स्ट्रांग है ईरान की, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कल्चर बहुत अच्छा है, एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है उनके कल्चर का, पोलाइटनेस बहुत है, तो ये सब एग्जिस्ट करता है। तो मतलब ईरान में वो सारे फीचर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में करने चाहिए। एट द सेम टाइम ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज भी हैं। ठीक है, आपकी बातों से मुझे फिर कुछ ऐसा लग रहा है, हो सकता है पूरी तरह गलत हूं मैं, कि ये तो एक और पाकिस्तान जैसा है। फिर पाकिस्तान में भी कोई पूरी तरह से सब एक जैसा तो नहीं सोचते हैं, वहाँ भी एक थोड़ा सा सोशलिज्म को मानने वाली पार्टी है, वहाँ पर भी एक मुस्लिम लीग है जो उतनी भी कट्टर नहीं है, कई बार वो होली दिवाली भी मना लेती है वहाँ पर भी जमात के लोग भी हैं, फिर ऊपर एक इस्टेब्लिशमेंट भी है जो सबको साथ लेके चलता है। क्या IRGC कुछ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरह काम करती है, जो ये तो ठीक है कि पूरी तरह कभी भी सत्ता अपने हाथ में नहीं लेती, लेकिन ये भी ठीक है कि आप अभी कह ही रहे हैं कि वो राष्ट्रपति से भी सहमत ना हो तो अपनी बात कह देती है। तो बहुत वाइब्रेंट सोसाइटी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन फिर भी कुछ फीचर तो फिर मुझे वैसे भी लगते हैं इसमें। सिर्फ बात कहती नहीं है, कई बार अगेंस्ट भी चली जाती है अगर सुप्रीम लीडर का उसमें अप्रूवल हो। अच्छा, बस तख्ता पलट नहीं करती है। हाँ, देखिए आपको IRGC का जो हिस्ट्री समझना होगा। IRGC का जो राइज है इन ईरानियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल, और अयतुल्ला अली खमेनाई का जो राइज है, वो साथ में एक तरह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहा। अयतुल्ला अली खमेनाई ने IRGC के थ्रू अपनी जो पावर है उसको इंक्रीज किया और उसको लेजिटिमेसी भी दी, IRGC को लेजिटिमेसी। और IRGC ने अपने जो
इंटरेस्ट थे उसका रिलीजियस अप्रूवल अली खामेनेई से। देखिए, जब खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं तो वो एक प्रेफर्ड चॉइस बाद में उभरे, एक तरह से एक सरप्राइज कैंडिडेट थे वो। शुरुआत में उनसे बहुत सीनियर अयतोल्लास थे, ग्रांड अयतोल्लास थे जिनकी बात थी, जो बनना चाहते थे। मान लीजिए अयतोल्ला रफसंजानी जो थे जी, वो बहुत पावरफुल थे ईरान में, लेकिन धीरे धीरे वो साइडलाइन हुए क्योंकि अयतोल्ला अली खामेनेई का जो यूसेज था IRGC का, वो उसने उनको हेल्प किया, उनके जो पावर को कंसोलिडेट किया, और IRGC का जो इंपॉर्टेंस है ईरानियन पॉलिटिक्स में वो अली खामेनेई के सपोर्ट की वजह से। तो एक तरह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो उससे ऊपर है, IRGC नहीं, सबसे ऊपर तो अली खामेनेई थे। बट अभी जो स्थिति है उनकी डेथ के बाद IRGC का जो इंपॉर्टेंस है वो ईरान में फिलहाल सबसे ज्यादा है। एट द सेम टाइम थ्रू आउट दिस पीरियड देखेंगे तो ईरानियन पॉलिटिक्स में भी जो लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े, उनमें भी धीरे धीरे जो लोग IRGC बैकग्राउंड के थे जी, उनकी संख्या बढ़ती गई। उनका दखल बढ़ा। तो इवन जो पॉलिटिकल स्पेस है एज सच, उसमें भी IRGC के लोग बढ़ते गए, और ये वो लोग थे जो बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वगैरह लड़े, जो ईरान इराक वॉर में साथ लड़े। तो एक जो वॉर टाइम बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो अभी जैसे जवानी के दोस्त अभी हैं हाँ, सब। और आपने सब साथ में जब अगर डेथ को फेस किया है, सही बात है। कंधे से कंधा में, तो एक वो भाई हैं। दोस्ती अलग है, वो एक नॉर्मल आप उसको उसके कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो इस वजह से IRGC का अभी ईरान में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कि उनका इन्फ्लुएंस अभी मैक्सिमम है। ओके, असेंशियली ईरान में अभी डिसीजन मेकिंग है उसमें IRGC लेट्स से 70-80% तक इन्वॉल्व है, और उनके डिसीजन में, और अभी जो उनका जो पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर है, कैसे रिटेलिएट करना है, वो पूरा IRGC देख रही है। तो IRGC का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ा है, अब अपने चरम पे है। ठीक है। और जो आपने पाकिस्तान की बात की, मैं जस्ट उसको कंक्लूड करूंगा। फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल छपा था कुछ दिनों पहले ही, करीम सज्जादपुर का। उन्होंने एग्जैक्टली 5 सिनेरियोज की बात की थी। उन्होंने कहा कि ये 5 सिनेरियो, उसमें एक पाकिस्तानी सिनेरियो था कि देयर विल इमर्ज ए स्ट्रॉन्ग मैन, मे बी द IRGC कैन बिकम पाकिस्तान आर्मी, सही। उस रोल में आ जाए, और फिर पाकिस्तान को, जैसा कि मैं पहले बोला कि जरूरी नहीं है कि आप चाहते हैं वही हो कि डेमोक्रेसी आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। 4 आउट ऑफ 5 जो ट्रांजिशंस होते हैं वो वापस एक तरह की, उसी तरह के अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज के साथ एक दूसरे तरह की रजीम पावर में आ जाती है। तो वो भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम आई वांट टू से कि ईरान ने जो एंड्योरेंस शो किया है, द एबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड विद द वॉर, दिस हैज चेंज ऑल द कैलकुलेशंस। क्योंकि अभी रजीम सर्वाइव कर रही है, कोई एलिट डिफेक्शंस नहीं है। रजीम इज डबलिंग डाउन, जो उनकी आइडियोलॉजिकल जो सोच थी उस पर डबलिंग डाउन कर रही है। मुश्तबा खामेनेई का अपॉइंटमेंट ये शो करता है कि जो प्रिंसिपलिस्ट है, जो हार्डलाइनर्स हैं, वो अभी एसेंशियली ईरान में पावर में है। यही मैं पूछने वाला था, बहुत छोटा जवाब हालांकि इसका, कि क्या केवल अयातुल्ला होना काफ़ी नहीं है IRGC का सम्मान पाने के लिए? क्या मुश्तबा खामेनेई को थोड़ा और गहरे उतरना होगा? क्या जब तक वो समय नहीं बिताएंगे, या वो और क्या करें कि IRGC उनके हिसाब से चले? क्योंकि जैसा अभी आप कह रहे हैं कि वो अपने सबसे ज़्यादा उरूज पर है, अभी वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो पहले तो खामेनेई साहब बीच में आ जाते थे, कुछ ना कुछ दाएं बाएं करके सेटल करते थे। मुश्तबा खामेनेई आप ही के हिसाब से अगर मैं देखूं तो शायद उतने मजबूत तो नहीं है। बिल्कुल, मुश्तबा खामेनेई तो केवल क्या वो कठपुतली रह जाएंगे? अब ये इसका कहना मुश्किल है। पहली बात तो मुश्तबा खामेनेई का अभी कोई वीडियो या फोटो अभी आया नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो इंजर्ड हैं, बट ही हैज बीन मेड द सुप्रीम लीडर। इस नाम का कोई आदमी है? किस नाम का? बिल्कुल, इस नाम का आदमी जरूर है। और उनके पिता से वो काफी भिन्न है इस मामले में कि उनके पिता सुप्रीम लीडर बनने से पहले 10 साल ईरान के प्रेसिडेंट रहे। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, वो जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, और एट द सेम टाइम एक वो होता है ना कि आप अगर किसी बहुत महत्वपूर्ण बड़े राजनेता या बड़े व्यक्ति के बच्चे हैं, तो आपको जीवन की जो विगरीज हैं, जो कठोर जीवन जीने का, आप जेल नहीं गए कभी, आपने कभी पुलिस की मार नहीं खाई, तो आपको कई ऐसी जो स्ट्रीट स्मार्ट जिसको कहते हैं ना, वो क्वालिटीज आप में, मुश्तबा खामेनेई ने आज तक कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस नहीं मतलब ऑक्यूपाई किया। वो अपने पिता के ऑफिस में, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो इन्वॉल्व थे और वो IRGC के काफ़ी क्लोज थे। बट उनको कंपेयर करना अपने
पिता से आई थिंक ज्यादती होगी, क्योंकि उनके पिता बहुत ही मजे हुए ऑरेटर भी थे। तो एक ईरान में एक ऑरेटरी का भी ट्रेडिशन है, तो आपको अपने जो जनता है उसके खिताब नहीं करना जानते तो खिताब आपको करना आना चाहिए। वो पोएट्री भी करते थे, बहुत पढ़ते लिखते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अली खमेनाई ने एक बार एक सेमिनार में स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं आजकल, आपको पढ़ना चाहिए। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है उसका जिक्र किया, क्या बात कर रहे हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का, बोला वो पढ़ना चाहिए, एंटी इंपीरियलिज्म के इसमें अच्छा वर्णन किया गया है। तो वो पढ़ने लिखने वाला। और हालांकि मैं ऐसे भी टोक के कह रहा हूँ कि नेहरू इंदिरा को कहते थे कि तुम भी पढ़ा करो, वो अतातुर्क के बारे में कहते थे, इन्हें पढ़ना चाहिए। सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज़ और, अभी मैंने शुरू में कहा भी था कि अजीबोगरीब हो गया अरब का मामला। इसमें कुछ मुल्क चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए, अब नहीं चाहते वो किसी तरह की कोई मिसाइल उन पर गिरे। बहुत इन्वेस्टमेंट तितर बितर हो चुका है, लोग छोड़ छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान अब ये चाहते हैं कि जब शुरू हो ही गया तो इसे अंत तक पहुंचा दें आप। और वो चाहते हैं कि ट्रंप अब इस लड़ाई को कहीं ठीक ठाक जगह जाकर छोड़ें, अब ऐसी बीच में मत जाइए, क्योंकि ईरान अब थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। दूसरा, वो जो शर्म हया के पर्दे थे, संकोच के पर्दे थे, वो भी गिर चुके हैं। अभी तक तो यही डर था ना कि इसे छेड़ेंगे तो अमेरिका आ जाएगा, अब तो अमेरिका आया हुआ है, वही चला गया तो कौन बचेगा। तो एक तो ये, तो क्या अरब में एक टूटन है, सेम पेज पर लोग नहीं हैं। दूसरा, जो सऊदी अरब चाहता है यही इजराइल चाहता है। तो ये दोनों जो हैं, इन्हें कैसे मनाएंगे ट्रंप, अगर वो खुद भी चाहें कि अब मुझे निकल जाना चाहिए, एग्जिट लेनी चाहिए। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। आई एग्री कि गल्फ में भी ईरान को लेके जो परसेप्शन है वो हार्डन हुए हैं, बट उसमें भी एक डिवाइड है। यूएई और सऊदी अरेबिया ज़्यादा हार्ड लाइनर पर्सपेक्टिव है, और जैसा कि आपने कहा कि फिनिश द जॉब, अब आप आ गए हैं तो आप इसको फिनिश करके जाइए, जो इफेक्टिवली पॉइंट्स टू रजीम चेंज, ऐसा कुछ कीजिए। क्योंकि इसका एक मुख्य कारण अगर आप देखें तो वो ये है कि वो इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहते कि जो ईरानियन कैपेबिलिटी टू थ्रेटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी लाइफलाइन भी है। एक तो ये है, एक जो डिस्प्रपोर्शनेट उन्होंने अटैक्स फेस किए, तो वो भी एक कारण है कि उनकी जो पर्टिकुलर यूएई की जो पोजीशन है वो बहुत हार्ड लाइन इस वजह से भी है क्योंकि दे हैव फेस द ब्रंट ऑफ द वॉर, वो एट द फ्रंट लाइन है ऑफ ईरानियन रिटेलिएशन। तो उनको जितना फेस करना पड़ा उतना किसी ने नहीं किया। और आप देखिए यूएई की इमेज क्या है, इमेज है कि एक सिक्योर जगह है, इकोनॉमिक एक वंडर है, और पूरे भारत से एशिया से लोग वहाँ जाते हैं, काम करते हैं। तो एक तरह से मिरेकल, उन्होंने एक इकोनॉमिक मिरेकल क्रिएट करने की कोशिश की है, एक तरह से एक ड्रीम। वो ड्रीम मतलब अगर ये इस तरह से सिक्योरिटी उनको हमेशा ये थ्रेट उनको लगता है कि अगर रहेगा तो ये जो ड्रीम है ये सक्सीड नहीं कर पाएगा। तो फॉर दैट ये ज़रूरी है कि जो ईरानियन थ्रेट है उसको निस्तेनाबूद किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। सऊदी अरब की भी पोजीशन यही है, बट एट द सेम टाइम जो कतर है उनकी पोजीशन है, जो ओमान है उनकी पोजीशन, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो थोड़ा रिकॉन्सिलेशन के हिसाब से चलना चाह रहे हैं और उनके भी अपने मफादात हैं इसमें। जैसे कतर और ईरान एक गैस फील्ड शेयर करते हैं, जो साउथ पार्ट्स गैस फील्ड है, दे शेयर बोथ ऑफ देम। हालांकि डिस्प्रपोर्शनेट शेयर है, इनके पास ज़्यादा है उनके पास कम है, बट शेयर करते हैं। और एट द एंड कतर हमें पिछले कुछ समय से एज ए इम्पॉर्टेंट मीडिएटर इमर्ज किया है। तो वो एक तरह से रिकॉन्शिलेटरी टोन अभी भी है, वो भी उन्होंने भी अटैक फेस किए हैं। लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक उनको अटैक उन्होंने फेस किया है ईरान के थ्रू, बट फिर भी एक गल्फ में डिवाइड है। जहाँ तक बात है इजराइल की, इजराइल का केस बहुत ही यूनिक है, बिकॉज देखिए इजराइल के और यूएस के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो भी थोड़े डाइवर्ज होते हैं, और इजराइल के और गल्फ के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वो भी डाइवर्ज होते हैं। देखिए इजराइल बॉर्डर शेयर नहीं करता ईरान से, तो इजराइल के लिए अगर ईरान में एक सिविल वॉर हो जाए, ईरान में सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाए, दे कैन डील विथ इट, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। इजराइल अगर दूसरा सीरिया बन जाए तो भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या गल्फ कंट्रीज ये चाहती हैं? वो ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि रजीम चेंज हो जाए तो हमारे लिए बेहतर है, या हमारे ऐसी रजीम आ जाए जो हमसे एक तरह से एग्रीमेंट में रहे या हमको थ्रेटन ना करे तो हमारे लिए बेटर है। और यूएस इंटरेस्ट में भी नहीं है, बिकॉज एट द स्टार्टिंग आई सेड कि यूएस एक ग्लोबल एम्पायर की तरह है, उनके इंटरेस्ट है कि यहाँ स्टेबिलिटी रहे, यहाँ ग्रोथ हो, हमारे इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं। तो एक तरह से इजराइल का जो इंटरेस्ट है वो मतलब है कि आप डिग्रेड करो रजीम को, बेहतर है रजीम चेंज हो,
सबसे बेहतर है सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके लिए तो जो थ्रेट जितना मिनिमाइज होगा सही बात है, उतना अच्छा है। और जितना अगर उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रप्चर होंगे या फिर सेसेशनिस्ट मूवमेंट होगी, उतना उनकी कैपेबिलिटी होगी टू, बिकॉज आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ईरान इज द ओनली स्टेट थ्रेट दे फेस, बाकी उनके सारे थ्रेट्स है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हैं। इट्स द लास्ट स्टैंडिंग थ्रेट। वन ऑफ द रीजंस दैट लोग कहते हैं कि जो 7 अक्टूबर में जो इजरायली इंटेलिजेंस फेलियर्स था वो इसी वजह से था कि उनका पूरा ध्यान ईरान पे था और उन्होंने ऐसा सोचा कि ये वेस्ट बैंक, गाजा, ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, रियल थ्रेट है हिजबुल्लाह और ईरान। तो एक तरह से आपका जो ध्यान भी उधर से हटा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इजरायली एनालिस्ट बताते हैं। तो ये जो थ्रेट है और उसके लिए आप जो ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं सक्सेसिवली काफ़ी समय से, आप देखेंगे तो जो इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन है इजराइल का इनॉर्मसली मतलब पेनिट्रेटेड, और उसमें इजराइल ईरानियन सोसाइटी के जो रप्चर्स है वो भी एक वजह है। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोज कि वो काफ़ी समय से लगे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, जो पेजर ऑपरेशंस हैं या फिर जो ईरान में उन्होंने किया है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन। अब आपकी बात से ये बात निकल रही है और मैं इस पर ध्यान भी दे रहा हूँ कि ज़्यादातर अमेरिका और इजराइल के जो हित हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। क्योंकि जब आप ईरान की बात कह रहे हैं कि ईरान में सिविल वॉर हो जाए, वो बिखर जाए, टूट जाए, तो इजराइल के हित में है। अमेरिका ये नहीं चाहता। सीरिया में भी यही था। सीरिया में भी इजराइल ये चाहता था कि हो जाए जो होना है, टूट जाए, बिखर जाए, थोड़ा कमज़ोर हो जाए। लेकिन मुझे अभी अभी याद आया कि वहाँ अमेरिका और ईरान मिलकर लड़ रहे थे कि किसी तरह से जो है आईसिस बंद हो जाए और यहाँ पर एक सरकार बन जाए, जो फाइनली बनी। मतलब ईरान नीचे लड़ रहा था, अमेरिका ऊपर से लड़ रहा था, ऐसे कोई मिलजुल के बहुत नहीं लड़ रहे थे। पर मैं यही सोच रहा हूँ कि आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका लड़ साथ में रहे हैं, लेकिन उन दोनों की वॉर एक नहीं है, हित भी एक नहीं है। उनके हित डाइवर्ज भी होते हैं, बट सेम भी है कुछ हद तक कि वो जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो अमेरिका भी नहीं चाहता और इजराइल भी नहीं चाहता। थ्रेट पर आना है मुझे, वो बहुत सीरियस उनका दोनों का है, और इजराइल इसको मानता है कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनके लिए, और अमेरिका भी बिल्कुल नहीं चाहता है कि बिकॉज ईरान हैज वॉट के जो भाई अमेरिका नहीं चाहेगा, क्योंकि जाहिर उन्होंने कह दिया, जेडी वांस का एक भाषण था जिसमें वो कह रहे थे कि सऊदी अरब ने भी कह रखा है कि ईरान जब तक नहीं बना रहा है, हम भी नहीं बना रहे हैं, नहीं तो फिर हमें भी चाहिए। वो तो पाकिस्तान से ले लेंगे, वो कह ऐसा रहे भी हैं। उन्होंने कहा है। हाँ, ये तो मैं अब पॉडकास्ट उस तरफ ले जाना नहीं चाहता। उन्होंने कह दिया कि हमारे भी पास एक अम्ब्रेला है, लेकिन वो पाकिस्तान उस वक्त आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अभी नहीं आया तो वो तो एक अलग ही बात है। पर जिस एनरिच्ड यूरेनियम की बात है, जिसको लेकर मसला शुरू हुआ कि बस अब तो ये बन ही जाएगा अगर अब ना घुसे, है कहाँ और उसे निकालने का रास्ता क्या है? क्या कोई रास्ता है भी? अब ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम है कहाँ। मोस्ट लाइकली जो एनालिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि डीप डाउन किसी साइट पे, मोस्ट लाइकली फोर्डो में या नतांज में कहीं होगा। 440 kg है, अबाउट 60% एनरिच्ड है। वेपन्स ग्रेड के लिए आपको 80-85% से ऊपर वेपन्स ग्रेड, और ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है कि उतना भी है उनके पास थोड़ा बहुत। अब इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए? अगर अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा भी हो रहा है कि एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए जिससे इसको रिट्रीव किया जाए। अब उसमें भी जैसा कि आपको पता है बहुत सारी रिस्क्स इन्वॉल्व है। आपको उस तरह की लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, किस तरह का, कहाँ है वो एग्जैक्टली कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। वो पता है फिर भी आप रबल के अंदर कैसे घुसेंगे, क्या क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए बिखरा होंगे, हुआ है, क्या कुछ कहीं और आसपास के लोग देखने के लिए नहीं आएंगे, वो आपके ऊपर अटैक भी करेंगे। सही बात है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो सिक्योरिटी वही होगी, सिक्योरिटी और ईरानियन जो रिटेलिएशन होगा, जो भी होगा, तो ये सब चीजें भी हैं। एट द एंड ये जो एनरिचमेंट हो रखा है ऑलरेडी, इसको लेके काफ़ी प्रपोजल्स बहुत पहले से आते रहे हैं। रशिया ने भी अपना कहा था कि हम आपको एनरिच्ड यूरेनियम ही दे देंगे सीधा, आपको जो सिविलियन, जैसे ईरान का हमेशा रहा है कि वी हैव एन अनएलिएनेबल राइट टू एनरिच यूरेनियम फॉर अवर सिविलियन पर्पसेस, बट सिविलियन पर्पसेस के लिए आपको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो रशिया ने कहा कि हम आपको सिविलियन पर्पस के लिए जितना चाहिए उतना करके दे देंगे, या एक जॉइंट कंसोर्टियम बना देंगे जो आपको ये डिसाइड करेगा, विथ इंटेंस स्क्रूटिनी भी रखेगी, IAEA की निगरानी भी रहेगी। तो अलग अलग प्रपोजल्स अलग अलग समय में डेनमार्क, फ्रांस सबने मिलकर किया है। अब ईरान के पर्सपेक्टिव से ये है कि हमने इतना एनरिच इसलिए किया क्योंकि ये हमारे लिए लेवरेज है एक तरह से। हाँ भाई हम भी तो कुछ गिव एंड टेक करें, तो हमारे लेवरेज है। अमेरिका अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं हटा रहा है, हमने JCPOA में जो चीज़ें हमारे ऊपर लाजमी की गई थी वो हमने सब फॉलो की, उसके बाद अमेरिका छोड़ के चला गया, तो हम क्या करें? इफ द अदर पार्टी इज नॉट फॉलोइंग इट, व्हाई आर वी मैंडेटेड टू डू इट? तो एक तरह से वो ऐसा बताते हैं कि लेवरेज, और
जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उन्होंने चीज बात खुल के कही है। तो अब ये एनरिच्ड यूरेनियम विल इवेंचुअली, अब जैसे सुनने में आ रहा है टॉक्स होंगी नहीं होंगी, अभी तो सुगबुगाहट है इस चीज़ की, पाकिस्तान, इजिप्ट, कतर, टर्की ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी तो मैसेजेस, 15 पॉइंट प्रोग्राम, 7 पॉइंट प्रोग्राम, ये सब चल रहा है। बट इवेंचुअली अगर एक डील होती है और ये वॉर रुकता है तो ये एनरिच्ड यूरेनियम इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा, क्योंकि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहा। $1 बिलियन से ज़्यादा उन्होंने इस पर खर्च कर चुके हैं, और उनके लिए एक स्टेटस का भी इशू है, एक सर्वाइवल का भी इशू है। बट एक इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है कि क्या बाद में जो ईरान में, जो भी मान लीजिए ईरान इस्लामिक रिपब्लिक नहीं रहता है, रिपब्लिक ऑफ ईरान रहता है, बट क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा कि नहीं, या वो थ्रेशोल्ड पावर, जैसे ईरान में हमेशा ये रहा है कि हमारे यहाँ फतवा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे, बट लोग ये कहते हैं कि वो थ्रेशोल्ड पावर वो होता है कि जो ऑलमोस्ट महज पे हो वो चाहे तो डेवलप कर सकता है। तो कैपेबिलिटी सारी रखना, ऑलमोस्ट आप डोर के ऊपर हो, और इफ पुश कम्स टू शव आप बना लो वेपन। तो थ्रेशोल्ड पावर ईरान ने बनना चाहा। ऐसे बहुत से और भी कंट्रीज है जिनके पास टेक्निकल नो हाउ, न्यूक्लियर वेपन्स बनाना कोई बहुत ऐसे मुश्किल साइंस नहीं रही है अभी। काफ़ी देश बना सकते हैं, ईरान भी उनमें से, उनके पास साइंटिफिक नो हाउ इतनी एग्जिस्ट करती है, बट उन्होंने अब तक नहीं बनाए, वो थ्रेशोल्ड पावर बनना चाहा। तो ये एक फंडामेंटली एक फाइनल अगर जब डील होगी इन सब इश्यूज में, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, आई थिंक। सही। मुझे इनफैक्ट आपकी इसी बात से याद है कि बाइडेन ने एक बार जापान के लिए भी कहा था, जापान है थ्रेशोल्ड पावर, उन्होंने कहा कि ये बात भाई वो हो गया तैयार उनके पास, वो जब चाहे बना लेंगे। हाँ, तो वो 15 दिन में बना सकते हैं। हाँ, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो परमाणु बम जब चाहे बना सकते हैं। हाँ, बस अभी रुके हुए हैं वो। ब्राजील है, यूक्रेन है, इन सबके पास वो टेक्निकल नो नहीं, यूक्रेन ने तो खैर अब साइन ही कर दिए थे। अच्छा, अब बात हो रही थी डील की कि ट्रम्प कह रहे हैं हो रही है, सुगबुगाहट है, ये है वो है। वहां से तो एक आदमी नहीं कह रहा कि बात हो रही है ईरान से। ईरान ने कहा है कि उन्होंने रिसीव किया है जो 15 पॉइंट जो मैक्सिमलिस्ट डिमांड की तरह है, ऑलमोस्ट अनकंडीशनल सरेंडर की तरह यूएस ने बताया कि आप ये सब कर दीजिए। तो उन्होंने वो रिसीव जरूर किया है, और उन्होंने भी अपनी एक डिमांड रखी है जो कि है कि रेपरेशंस दीजिए वॉर के, अमेरिका शुड मूव आउट ऑफ द रीजन, जिसका सिंपली मतलब है कि गल्फ से अमेरिका के बेसिस नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए। दोनों ने ऐसी शर्तें रखी हैं कि दोनों नहीं मानेंगे। अभी तो देखिए शुरुआत है, तो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स के साथ ही शुरू होगा। देखिए कोई भी डील तभी हो पाएगी जब कंसेशंस होंगे। कंसेशंस ईरान को भी देने पड़ेंगे, कंसेशंस यूएस को भी देने पड़ेंगे, और फिर ही कोई डील हो सकती है। अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो रेटोरिक है दोनों साइड से वो काफ़ी मैक्सिमलिस्ट है, और ईरान अभी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर रहा है। जैसे वॉर शुरू होने से पहले वो जो कंसेशन देने के लिए तैयार था, क्या अभी भी वो कंसेशंस देने के लिए तैयार होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि अब वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से है, दे बिलीव दैट दे हैव मेड देयर पॉइंट। उन्होंने अमेरिका को बता दिया कि आप ये जो वॉक इन द पार्क समझ रहे थे, ये नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है, आपको यहाँ पे चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं अमेरिकन एसेट्स भी टारगेट हुए हैं, उनके जो एयर रिफ्यूलर्स टारगेट हुए हैं, उनके जो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स हैं वो टारगेट हुए हैं, और बहुत पिन पॉइंटेडली हुए हैं। तो कहने का मतलब ईरानियन कैपेबिलिटीज भी अब आ रही हैं बाहर, कि उनके पास सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज है। और अभी भी डिस्पाइट अमेरिका के जो व्यू पॉइंट है कि हमने डिग्रेड कर दिया काफ़ी, आप देखिए एक परसिस्टेंट रेट ऑफ ड्रोन एंड मिसाइल अटैक अभी भी जारी है। नहीं तो मार्को रूबियो तो कह ही रहे हैं, हाँ, कि हमें तो कहाँ रिजिम चेंज करना था, ये जो इनकी फैक्ट्रियां हैं बनाने वाली, हथियार हैं, इनको खत्म करना था, वो हमने कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि भाई 10,000 थे तो 10,000 खत्म कर लिया आपने, और आप ये बन ही रहे हैं। पता कर पाना कि कितने खत्म हो गए, किसी को कितने नहीं हैं, पता। ये सब इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह पुट आउट करती रहती हैं कि इतने हैं उतने, बट ये कह पाना क्या आपने खत्म किए, इस वजह से ये कम लॉन्च हो रहे हैं, इस वजह से कि ईरान सेव कर रहा है एस्केलेशन के लिए, किसी को नहीं पता। अब किसी को नहीं पता। बट अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ईरानियंस एक परसिस्टेंट रेट के साथ, हालांकि उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट है, बट वो परसिस्टेंट रेट के साथ फायर कर रहा है और एक्यूरेसी के साथ कर रहा है। तो पहले ज्यादा मिसाइल फायर करके वो उनकी जो एक्यूरेसी कम थी, बट अब कम फायर करके एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो एट द एंड तो आपको जो डैमेज हो रहा है वो सिग्निफिकेंट हो ही रहा है। और जितने लंबा ये वॉर खींचेगा, देखिए वॉर टाइम लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन में जो पूरा ड्रोन
वॉर चल रहा है उससे दोनों साइड सीख रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जेलेंस्की अभी पूरे गल्फ घूम के आए, उन सबको बता के आए होंगे कि आप कैसे लड़ सकते हैं ये जो नया ड्रोन वॉरफेयर पूरा रीजन में या मतलब ग्लोबली फैलने वाला है। और इधर रशिया भी हेल्प कर रहा होगा ईरान को, पर्टिकुलरली टारगेटिंग में, ISR में, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस। तो ये सब ये चलता रहेगा। ये तो दो युद्धों के जो पात्र हैं, हाँ, वो भी आपस में मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिल रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो अलायंसेस हैं ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से ऑपरेशनलाइज करती हैं, और किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको इसका नुकसान हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रशिया को कितना फ़ायदा हो रहा है आप देखिए इस वॉर से, कि उनका जो ऑयल था वो अब अनसेंक्शनड है, तो आप खरीदिए, कोई इशू नहीं है। इवन ईरानियन ऑयल अब अभी अनसेंक्शनड है, इंडिया ने लिया है। तो अभी स्ट्रेटेजी क्या है, यूएस के पार्ट पे काफ़ी कन्फ्यूजन दिख रहा है ओवरऑल। वो चाहते क्या हैं भाई, उनके पास टूल्स हैं, सारे मौजूद हैं, बट क्या एक मिलिट्री टूल्स अलोन कैन डिलीवर व्हाट दे वांट? वो नहीं। एक एट द एंड आपको एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है एक तरह से, उसका सॉल्यूशन पॉलिटिकली ही निकालना पड़ेगा। मिलिट्री आपने 2 बार बॉम्ब कर दिया, उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं 440 किलो बचा हुआ है, तो इसका मतलब है मिलिट्री सॉल्यूशन उसका सही नहीं है। और अंततः तो जहां भी अमेरिका लड़ा है वहां मेज पर ही बैठा के, टेबल पर बैठ के बात ही की है। अभी ताज़ा उदाहरण तालिबान है, जिसको हटाया, उसी के साथ बात कराए और निकल आए। वो वही इशू है, पॉलिटिकल विल हाँ, जब तक है आप उसको कैसे तोड़ सकते हैं? जब वो तो आ बढ़ती गए है, तो ईरान तो फिर भी बहुत बड़ा है। वो तो बढ़ती है। जितना आप बॉम्बिंग करेंगे वो पॉलिटिकल विल और वो जो मतभेद रिवेंज खत्म है, होने ये हो जो जाते हैं रिवेंज आपस है में। भाई, आप देखिए ईरान, मुश्तबा खमेनी का, अगर आप उनके, इफ यू पुट योरसेल्फ इन हिज शूज, उनके परिवार को टारगेट किया गया, तो एक पर्सनल सेंस ऑफ रिवेंज भी तो होता है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ तो मैं इतना आसानी से इतना रेशनलिस्ट नहीं बन जाऊंगा, कोई भी नहीं बनेगा। तो एक वो भी डायनामिक प्ले आउट, और पर्टिकुलर प्रेसिडेंट ट्रम्प की खुद की पर्सनैलिटी भी तो प्ले आउट हो रही है। वो उनकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, उनका जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, जैसे अब कल परसों उन्होंने बोला कि वी विल कंक्लूड अवर लवली स्टे इन ईरान। सो अब स्टे लवली था तो फिर ख़त्म क्यों करना है आपको? लवली स्टे को तो लोग एक्सटेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्ले आउट हो रही है, पर्सनैलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। खैर, यूएस प्रेसिडेंट के बयानों की तो अब कोई बात रही, कोई वजन नहीं रहा। मेरे आखिरी 1-2 सवाल हैं, जिनमें से एक तो ये है कि जैसा अभी हमने बात की कि इजराइल अपना अलग गेम खेल रहा है, वो लेबनान में घुस गया, दक्षिणी है ना, वहाँ पे वो लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, जिसका हिस्सा तो ईरान भी होगा, लेवांत बेसिकली, प्राचीन काल का। इंटरेस्टिंग, उसमें सऊदी अरब नहीं है। तो क्या इजराइल धीमे 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 इधर जो भी होता रहे, उधर कुछ भी होता रहे, अपने प्रोजेक्ट पे लगाए? जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था अमेरिका के बारे में, कि हो सकता है कोई डिजाइन हो सकता है कोई प्लान हो, तो क्या इजराइल कम से कम अपने प्लान पे चल रहा है जो उसने बनाया था 50, 60, 70 साल पहले? नहीं, आप ये कह सकते हैं इजराइल अपने प्लान पे चल रहा है, और यू आर राइट कि वो साउथ लेबनान में भी अभी इन्वॉल्व है, इधर गोलन हाइट्स में पूरा इन्वॉल्व, ऑक्यूपाइड है उनकी कई हिस्से उसके, और आगे भी बढ़ रहा है, अपनी रेड लाइंस डिफाइन कर रहा है कि ये रेड लाइन है हमारी। इवन सीरिया में उन्होंने डिफाइन कर रखी है कि आप इन कम्युनिटीज़ को अटैक्स नहीं कर सकते हैं। गाज़ा में, वेस्ट बैंक में अभी काफ़ी बवाल चल रहा है, जो इजरायली सेटलर वायलेंस है उसको लेके। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, CNN की एक टीम थी जो वहाँ पे एक इलीगल सेटलमेंट का जो इलाका है, तो वहाँ वो थे, और इजरायली सोल्जर्स के साथ उनका एक्सचेंज हुआ, जो कि काफ़ी रिवीलिंग लगा लोगों को, क्योंकि जो रिपोर्टर ने जब उनसे कहा कि आप ये इलीगल सेटलमेंट है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो जो सोल्जर था IDF का, उसने कहा ये अभी तक इलीगल है, बट नहीं होगा इलीगल, ये हमारा काम है। तो उसके ऊपर काफ़ी IDF ने अपना वो भी दिया, बयान भी दिया, बोला एक्शन भी लेंगे। बट एट द सेम टाइम इजराइल भी, मैं यही कहूँगा कि ऑपरेशनल ब्रिलियंस है, टेक्टिकल ब्रिलियंस है, बट स्ट्रैटेजिक विक्ट्री कहाँ है आपकी? भाई आप देखिए, आपके पास चॉइस है पीस और सिक्योरिटी। क्या आप पीस चाहते हैं या आप एक कांस्टेंट आर्म्ड एग्जिस्टेंस में चाहते हैं? ऐसा हो सकता है कि इजरायली सोसाइटी में, मुझे ऐसा लगता है लार्ज पार्ट्स ऑफ इजरायली सोसाइटी ने अभी एग्री कर चुके हैं कि हम आर्म्ड सिक्योरिटी में ही बिलीव करते हैं, पीस हम भूल चुके हैं, पीस कुछ हो सकता है। लेकिन बयान वहां से भी आ रहे हैं कि IDF में थकान तो है, वही ओवर आप। स्ट्रेच्ड है। और आप देखिए, इजराइल इतना बड़ा देश नहीं है कि उनकी एक आर्मी, उनकी आर्मी में रिजर्विस्ट भी लड़ते हैं। बिल्कुल, एक्सट्रीमली, मतलब वॉर मेकिंग मशीन बहुत अच्छी है उनकी, ये आप मान सकते हैं, इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा है। बट फिर भी आप हिजबुल्लाह अभी
आपने बोला कि आप बहुत डिग्रेड कर दिया, बट वापस वो फायर कर रहा है। अभी तो हुतीज एंटर नहीं किए हैं, ठीक है, हुतीज ने भी 1-2 मिसाइल्स फायर किए, बट आप देखिए हुतीज भी थ्रेटन कर सकते हैं बाब अल मंदब को। तो वन ऑफ द रिएक्शन जो सऊदी और यूएई ने किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को थ्रेटन करने के बाद, वो ये है कि उन्होंने एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उनकी, यानबू से इधर वो ऑयल शिप कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपना, इससे इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट से बचने के लिए। बट एट द सेम टाइम हुतीज उसको थ्रेटन कर सकते हैं, तो वो अगर थ्रेटन करते हैं तो फिर गल्फ स्टेट्स डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं वॉर। तो एस्केलेशन बढ़ सकता है बहुत जल्दी, बहुत क्षेत्रों में, गल्फ में भी बढ़ सकता है। बट इजराइल भी अभी भी मैं इस बात में मानूंगा कि ये टेक्टिकल ब्रिलियंस, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ है, बट एट द एंड आपने हिजबुल्लाह को अभी डिस्ट्रॉय नहीं किया है कम्प्लीटली, वो कैपेबिलिटी रखते हैं। हमास भी अभी एग्जिस्ट करता है गाजा में, ऐसा नहीं है, कम्प्लीटली डिग्रेड कर चुके हैं आप सिग्निफिकेंटली उनको। बट जैसा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा, अगर आप 25,000 मार चुके हैं, 25,000 और भर्ती होने के लिए तैयार भी हैं। तो आप ये कांस्टेंट जो किलिंग स्प्री में तो नहीं जा सकते ना, एट द एंड आपको कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और आईडीएफ ओवर स्ट्रेच्ड है, अभी एक लीक भी हुआ था इजराइल में, जो बोला था आईडीएफ चीफ के हैं कि 10 रेड फ्लैग्स हैं, और जो सेटलर्स का जो मूवमेंट है, जो वायलेंस वो कर रहे हैं, वो काफ़ी सीरियस है। तो वो भी प्ले आउट होगा इवेंचुअली। मुझे लगता है कि इजराइल को भी समझना पड़ेगा कि उसकी भी लिमिट्स है, और ये इजरायली एनालिस्ट्स कह रहे हैं, बहुत से सीनियर इजरायली जो कमेंटेटर्स है, ये उनका भी व्यू पॉइंट है। तो मैं अकेला, मतलब मेरा ऐसा मानना नहीं है, ऐसे काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन विद इन इजरायली सोसाइटी भी बिलीव करते हैं कि एक थकान भी आ चुकी है और एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना जरूरी है। कॉन्स्टेंटली वी कैन नॉट बी एट वॉर ऑल द टाइम। और वो सोसाइटी रिजर्विस्ट वगैरह फाइट कर रहे हैं, इंटरनली उनमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी है। उनके वहाँ जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, वो आर्मी में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन। तो उसको लेके भी इजरायली सोसाइटी में विरोध है कि हमारे बच्चे क्यों मरने जा रहे हैं। ये इजराइल का पार्ट है, इनके भी बच्चों को अलाउ करना चाहिए आर्मी में जाना, ये इनके बच्चे भी जाना चाहिए। अब क्योंकि नेतन्याहू के कोलिशन पार्टनर्स हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अगर सरकार से कदम हटा लें तो सरकार गिर जाएगी। तो ये सब वहाँ पॉलिटिक्स जो है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी अभी काफ़ी इससे डीपली जूझ रही है इन सब इश्यूज से। हाँ, एक वर्ग है जिसको आप युद्ध में शामिल नहीं कर सकते, धार्मिक कारण है उसके, वो शामिल होते नहीं हैं, शामिल नहीं होते हैं, बुरा माना जाता है, अपशगुन भी माना जाता है। राइट। आखिरी सवाल हमारे बारे में, हिंदुस्तानी बहुत चिंता में है। आज सुबह मेरे एक मित्र ने कहा कि क्या बैंक भी बंद होने जा रहे हैं क्या, क्योंकि उसने सुना होगा। तो एलपीजी संकट की खबरें हैं, केरोसिन मिलेगा टाइप बातें हो ही रही हैं अब तो, मतलब वो तो अब जाहिर हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तानियों से, चिंता करें ना करें, या ये सब बस बहुत दूर हो रहा है, आपके पास उतने भी मतलब चिंता करने के कारण नहीं है, फालतू में ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं आप, क्या कहोगे आप? मैं यही कहूँगा, देखिए इंडिया इतना बड़ा देश है, हमारे स्टेक्स हर जगह हैं, कहीं भी कुछ भी होता है हमारे पॉलिसी मेकर्स को उसकी चिंता भी होती है। हमारे लोग हर जगह रहते हैं, जैसे गल्फ में हैं, इतने लोग हैं, तो इसमें 2 तरह की रिपरकशंस है जो हमारे लिए। एक तो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, वो सबसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो उनका रेपरेशंस जो वापस मतलब रिटर्न जो करना चाहें उनको लेके आना, उनको सेफली। ईरान में भी हमारे सिग्निफिकेंट लोग थे, तो उनको भी आर्मेनिया के थ्रू ये लेके आना, उनकी सेफ्टी, वो कुछ अटैक्स में उनकी डेथ भी हुई है। सेकेंड है हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी। हम डिपेंडेंट हैं इस रीजन के ऊपर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसमें भी अलग अलग है। उसमें एलपीजी का अलग है, एलएनजी का अलग है, ऑयल के लिए अलग है। ऑयल का अब तक वी हैव रिजर्व्स, हमारे पास रिजर्व्स हैं, अभी तक तो इनफ है, बट चिंता तो करनी चाहिए ना, क्योंकि चिंता करेंगे तभी हम प्रिपेयर करेंगे, कंटिजेंसीज प्रिपेयर करेंगे। और अब तक सरकार का इसमें जो रहा है, जो स्फूर्ति उन्होंने दिखाई है, वो सही है। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही, हम जो सारे कदम स्टेप बाय स्टेप उठाने चाहिए उठा रहे हैं। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यूएस से एलएनजी ले रहे हैं, हम अर्जेंटीना से कुछ ले रहे हैं, तो हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एलपीजी को लेके थोड़ा सा हमारा एक्यूट है कंपेयर टू एलएनजी एंड कंपेयर टू ऑयल, बट एट द सेम टाइम इनके सेकेंड और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट्स भी होंगे, जैसे कि फूड सिक्योरिटी को। जैसे हम खाद के लिए, अब जैसे सीजन शुरू होगा तो आपको खाद चाहिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल होता है, यूरिया आप कुछ इंपोर्ट करते हो, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका है वो एलएनजी डिपेंडेंट है, तो आपका डुअल डिपेंडेंस है यूरिया को लेके, फूड सिक्योरिटी को लेके। हीलियम एक गैस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा सेंटर्स के लिए वगैरह, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जेट फ्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हम इतने बड़े हैं कि हम विश्व में कहीं भी कुछ भी हो, हमारे ऊपर इम्पैक्ट उसका ज़रूर होगा।
तो चिंता तो होनी चाहिए, चिंता हो भी रही है, उसके कदम भी उठाए जा रहे हैं, बट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा आपके आस पड़ोस में देखेंगे तो पाकिस्तान में 200 रुपये एक दिन बढ़ा दिए उन्होंने पेट्रोल का प्राइस, बिकॉज वो एक्यूटली उससे जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में देखिए वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है, थाईलैंड में देखिए कोल प्लांट्स वापस रिवाइव करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जितने मेजर्स लिए जा रहे हैं, हमें भी इस तरह के मेजर्स हो सकता है, अगर वॉर कंटिन्यू करता है, सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती है तो हमको भी लेने पड़ सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हमको कंटिजेंसीज बिल्ड करनी चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने सारे सोर्सेज को, और कॉन्स्टेंटली, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम सही समय पे सही कदम उठाते रहे तो हो सकता है कि हमें कुछ इसका खामियाजा भुगतना पड़े, प्राइसेस थोड़े राइज हो जाए, बट एक एक्यूट शॉर्टेज का प्रॉब्लम हम फेस नहीं करेंगे, और होपफुली वॉर कंक्लूड हो जाएगा, होपफुली कोई डील हो, या फिर कोई जो लगता है आपको इस 5वें हफ्ते में ऐसा कुछ कि हो जाएगी डील? अब ये इंग्लिश में कहते हैं कि हिस्ट्री कॉशंस ह्यूमिलिटी इन प्रेडिक्शन, तो ये मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करूँगा, बट मुझे लगता है कि अब अगर ये वॉर नहीं रुकता है अभी कुछ दिनों में, या फिर कोई तरह का सीज फायर भी नहीं होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, और ये वॉर रोकना अब सिर्फ यूएस के हाथ में नहीं है, इजराइल के हाथ में, ईरान के हाथ में भी है। क्योंकि ईरान अब चाहता है कि डेटरेंस इस्टेब्लिश करे, वो वॉर के थ्रू चाहता है कि ये ऐसा ना हो कि जैसे जून में आए वापस जनवरी में आ गए, ये मतलब ऐसा नहीं है, हर कोई आए और ना वो चाहते कि नॉर्मलाइज हो। तो एक एक्टिवली डेटरेंस इस्टेब्लिश किया जाए कि देयर इज अ कॉस्ट टू पे, अगर आपको करना है तो आपको इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक तो वो चाह रहा है वॉर रोकने के लिए, ईरान भी अब एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, एंड ईरान विल डिटरमाइन along with US and Israel when to stop it. But मुझे ऐसा लगता है कि अब या तो एस्केलेशन होगा, काफ़ी रैपिड एस्केलेशन होगा, काफ़ी लार्ज स्केल पे हो सकता है, एंड इट मे हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर एक सम सॉर्ट ऑफ मोडस विवेंडी अरेंजमेंट, सीज फायर फॉलोड बाय नेगोशिएशंस। अभी तो पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट वगैरह कोशिश कर रहे हैं, मैसेजेस पास किए जा रहे हैं, बट ईरान ने मांगी है कि कोई ना कोई सुनिश्चित करे, गारंटी दे। अब यूएस के खिलाफ कौन गारंटी दे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। चाइना देगा, कौन देगा, रशिया देगा। तो एक इसके मूवमेंट तो है, मुझे लगता है स्वागत योग्य है। जो भी अगर इस वॉर को रुकवाने का जो भी प्रयास कर रहे हैं, अगर वो कर पाते हैं तो ठीक है, उनको करने दीजिए। बट अभी तो मैक्सिमलिस्ट डिमांड है, इसको टाइम लगेगा। बट प्रेसिडेंट ट्रम्प बीइंग प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनका नेचर में है, एंड इज़ नोन फॉर हिज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो ये भी हो सकता है कि जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे उन्होंने लास्ट ट्वीट में नहीं सही किसी रिपोर्टर को बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलती है तो भी मैं तो वॉकआउट कर सकता हूँ। सो कुछ भी हो सकता है, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। उन्होंने कहा ही है कि अब हो गया बहुत, हम तो जा सकते हैं, और अगर आगे युद्ध लड़ना है तो उसका खर्च जो है वो अरब मुल्क उठा लें, तो हम लड़ लेंगे। पैसे के मामले में उनका थोड़ा है कि नेटो का भी इसीलिए वो संबंध, और नेटो और ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप भी बहुत ही अंडर सीरियस स्ट्रेन है अभी। ये जो यूरोपियन पार्टनर्स और अमेरिका आंख से आंख नहीं देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। इधर गल्फ को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यूएस बेसिस रखना एक लाइबिलिटी है कि एक सिक्योरिटी है। एग्जैक्टली। आप बेस रख के आपके ऊपर हमले हो रहे हैं तो आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। वो पुनर्विचार शुरू हो गए इस पर अब। तो लॉन्ग टर्म पुनर्विचार जरूर होगा, अभी शॉर्ट टर्म में तो दे आर डबलिंग डाउन। चलिए भाई साहब, पिछली सदी में जो कुछ हुआ है, जो कुछ तय हुआ था, जो कुछ आपस में मिल बैठ कर फैसले लिए गए थे, सब पर पुनर्विचार हो रहा है इन 25 सालों में, इस सदी के, कि ये ठीक था, नहीं था। बदले हालात में अब क्या क्या बदल कर करें पता नहीं, लेकिन ये 5वां हफ्ता जारी है। उम्मीद करते हैं कि जंग खत्म ना हो तो कम से कम कुछ हद तक कम हो। बाकी पता नहीं, इतना तय है कि अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे मंगलवार को पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में। इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वजीत सिंह अखावत का। थैंक यू सो मच।